वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 12 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के बारे में है। रैंचिंग का सामान्य अर्थों में तो मतलब ये होता है कि हम मवेशियों का पालन करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर रिवर रैंचिंग की बात की जा रही है तो स्पष्ट है कि मछलियों की बात हो रही होगी, एक्वाकल्चर की बात चल रही होगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हाल ही में नेशनल लेवल का जो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है उसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। तो रिवर रेंचिंग एक्वाकल्चर का एक रूप है। एक्वाकल्चर में हम बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पालते हैं, या तो कोस्टल रीजन में या फिर इनलैंड जो पानी का एरिया है वहां पर। यहां पर देखिए जो रिवर रेंचिंग हो रही है इसमें कुछ फिश स्पीशीज को हम वाटर बॉडीज में छोड़ रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। जैसे कि सैल्मन, ये फिश की प्रजाति है जिसे इस प्रकार की रिवर रैंचिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। इनिशियल समय में तो इनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, दूसरी जगहों पर पाला जाता है, बाद में इन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है और जब ये एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि वापस से इन्हें पकड़ा जाता है। यूजुअली अगर आप इन्हें बड़ी वाटर बॉडीज में छोड़ रहे हैं जैसे कि ओशन वगैरह, तो वहां पर जब स्पॉन करने के लिए, अंडे देने के लिए वापस आते हैं तब इन्हें पकड़ा जाता है। वैसे अभी जो रैंचिंग चल रही है वो तो रिवर्स में चल रही है। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम ये एक स्पेशल एक्टिविटी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, जहां पे हम फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिश की वेरियस स्पीसीज के इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। इस पूरे इनिशिएटिव की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। यही इसकी नोडल एजेंसी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है। सेंट्रल सेक्टर होने का मतलब यह है कि इसमें सारा जो भी खर्च आएगा उसे केंद्र सरकार ही करेगी। इसका देखिए जो पहला फेज था 2020-21 के लिए, वो अभी रन कर रहा है 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम में। एक तो गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, उनमें ब्रह्मपुत्र नदी और बराक नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें, महानदी और कुछ और नदियों के सिस्टम में। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाई क्वालिटी प्रोटीन की नीड है क्योंकि न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो नहीं पा रही है। इन दैट केस सस्टेनेबल फिशरीज बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाते हैं, ये वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, और जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से हम उन्हें भी कंट्रोल कर पाते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के बारे में बात करें तो ये जो स्कीम है ये फिशरीज सेक्टर पर फोकस करती है। 20,50 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्लान बनाया गया है 5 सालों में, 2020-21 से 2024-25 के बीच में। आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है ये उसका हिस्सा भी है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया गया है, मतलब हम एक एरिया स्पेसिफाई करेंगे और उस एरिया में खर्च करेंगे एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए, फिशरीज सेक्टर को बेहतर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड सैंडर्स के बारे में है। हाल ही में जो स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो है उसके कुछ पर्सनल्स ने मोस्ट वांटेड रेड सैंडर्स स्मगलिंग ऑपरेटिव्स को कैप्चर किया, उन्हें पकड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि रेड सैंडर्स, ये जो पेड़ की प्रजाति है, इसके जो ग्लोबल सिंडिकेट्स हैं जो इसकी स्मगलिंग की जाती है ग्लोबल लेवल पे, ये ऑपरेटिव्स उनसे जुड़े हुए थे। तो ऐसी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेड सैंडर्स। ये साउथ इंडिया का एंडेमिक है, मतलब केवल वहीं पर पाया जाता है। ये बहुत ही मजबूत और उन्नत किस्म की लकड़ी होती है जिसका बीच का हिस्सा बिल्कुल लाल होता है और इसकी छाल भी लाल रंग की ही होती है। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के पालाकोंडा और शेषाचलम हिल्स में आपको ये पेड़ दिख जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये आपको केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी मिलेंगे। 2016 में यूपीएससी ने रेड सैंडर्स पर प्रश्न भी पूछा था। ये यूजुअली रॉकी या डिग्रेडेड लैंड पर आपको मिलेंगे, या ऐसी कोई जमीन जो लगभग बंजर हो चली हो। इन्हें मतलब ये रेड सॉइल में आपको मिलते हैं। हॉट और ड्राई क्लाइमेट इनके लिए फेवरेबल होता है।
IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें नियर थ्रेटेंड डिक्लेयर किया गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? कई प्रकार की बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एशिया, पार्टिकुलरली चाइना और जापान में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, कॉस्मेटिक्स बनाने में, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में, वुडवर्क्स में, और कई बार इनका इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में भी किया जाता है। इसीलिए इनकी बहुत हाई लेवल पर स्मगलिंग भी की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लूखा रिवर के बारे में है। हाल ही में एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया मेघालय में, लूखा रिवर को वापस से रिवाइव करने के लिए। लूखा रिवर का पानी अचानक से धीमे धीमे स्काई ब्लू हो गया, बिल्कुल ऐसा। तो वहां के जो लोकल ग्रुप्स थे उन्होंने पानी के बदलते इस रंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इवन अथॉरिटीज के खिलाफ एनजीटी तक जाने का भी एक चेतावनी दी। ऐसा क्यों हुआ? तो जो लोकल्स हैं उनका यह मानना है कि वहां पर लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है, और सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनसे केमिकल्स को रिलीज किया जाता है। उस केमिकल रिलीज की वजह से ये पानी पूरी तरीके से दूषित हो गया है, एसिडिक हो गया है। इससे इस वाटर बॉडी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, और इसके अतिरिक्त ये पानी अब पीने लायक भी या कंजम्पशन के लायक भी नहीं रह गया। तो काफी लंबे समय से इस पर ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था। तो सरकार ने इस संबंध में डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये जो रिवर है ये आपको मेघालय का जो ईस्ट जयंतिया हिल है उसके सदर्न पार्ट में मिलेगा। यह है इंडिया का मैप, यहां पर है मेघालय। मेघालय में यह है ईस्ट जयंतिया हिल्स, इसके सदर्न पार्ट में यहां पर आपको यह रिवर मिलेगी। ये वैसे मानसून रेंज जो होती है उसी से इसमें पानी आता है। उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए सदर्न पाथ ले लेती है, फिर ये जाके लूनार रिवर से मिल जाती है, एक खद्दुम विलेज है वहां पर। लेटर ऑन ये सोनापुर गांव से होते हुए सुरमा वैली से गुजरते हुए अल्टीमेटली बांग्लादेश के फ्लड प्लेन्स में खत्म हो जाती है। रिवर के डिटॉक्सिफाई करने का क्या मतलब है? अगर एक बार रिवर पोल्यूट हो गई तो फिर आप क्या करोगे? कुछ फाइटो रिमीडिएशन मेथड्स होते हैं। फाइटो का मतलब होता है पौधे, जिनका इस्तेमाल नदियों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किया जाता है। यहां पर एल्गी का इस्तेमाल किया गया है। जो एल्गी होते हैं वो जो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो नुकसानदेह हैं उनको सोखने की क्षमता रखते हैं, तो उनका इस्तेमाल कई बार हार्मफुल केमिकल्स को कम करने के लिए वाटर बॉडीज में किया जाता है। जो पायलट प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत रन किया जा रहा है, जो इस उद्देश्य है कि पानी का जो पीएच लेवल गिर गया है उसे वापस से इंप्रूव किया जाए। पीएच लेवल ये बताता है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। पीएच लेवल 0 से 14 के बीच में होता है। अगर 7 है मतलब न्यूट्रल है। पीएच लेवल अगर 7 से कम हुआ मतलब वाटर एसिडिक हुआ है, और अगर 7 के ऊपर हुआ तो बेसिक यानी कि क्षारीय हुआ है। तो जो पीएच है वाटर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये इंडिकेट करने के लिए कि वाटर क्वालिटी आखिर है कैसी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाइड्रोपोनिक्स के बारे में है। देखिए अक्टूबर महीने का जो पहला हफ्ता होता है उसे ग्रीन एक्शन वीक कहा जाता है। तो ग्लोबल कैंपेन टू प्रमोट सस्टेनेबल कंजम्पशन के तहत इस बार हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर फोकस किया गया। अब ये भला है क्या हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार का हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हम कई प्रकार के ऑर्नामेंटल या मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं। तो ये सबसेट है हाइड्रोकल्चर का। इसमें हम पानी का इस्तेमाल करके बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं। अब ये भला कैसे होगा? इसमें जो प्लांट की रूट्स होती हैं ये वाटर की ओर एक्सपोज्ड होती हैं और इसी से ये मिनरल्स अवेल करते हैं। सामान्यतया मिनरल्स अवेल करने के लिए, वाटर अवेल करने के लिए जो पौधे होते हैं वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जब मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं या ऐसी प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रैक्टिस को जियोपोनिक्स बोलते हैं, जिसमें हम पौधों को मिट्टी में उगाते हैं, और जब पानी में उगाते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्किंग वाटर। यहां पे प्लांट को बिना मिट्टी के उगाया जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑक्सीजन और पानी दोनों की नीड्स को पूरा करता है। जैसे यहां पर एक न्यूट्रिएंट पंप है रिजर्वायर में से, यहां पर इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट और वाटर दोनों प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए फायदे तो बहुत सारे हैं। मिट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल इसमें नहीं होता, पौधों की ग्रोथ काफी तेज होती है, लगभग दोगुनी। पानी का इस्तेमाल भी काफी कम होता है, लगभग 80% लेस वाटर यूज होता है इसमें। वीड्स का खतरा नहीं होता क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो बाकी वीड्स आ नहीं पाएंगे।
न्यूट्रिशंस जो भी आप देते हैं उसका बहुत ही इफिशिएंटली पौधे इस्तेमाल करते हैं और आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बिकॉज पौधे जो पेस्ट हैं उनसे कम ज़्यादा मतलब काफ़ी कम एक्सपोज होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक ये प्रैक्टिस काफ़ी महंगी है। पावर आउटेज का वल्नरेबिलिटी रहती है, मतलब आपको पावर की आवश्यकता पड़ेगी न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई के लिए, वो गया तो दिक्कत होगी। वाटर बॉर्न डिसीज का खतरा होता है, आपको लगातार इन पौधों को मॉनिटर करना पड़ता है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो काफ़ी तेजी से मल्टीप्लाई होगी, तो उसे भी रिकवर करने के लिए तैयार रहना होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 के बारे में है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। पूरा टाइटल रहा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स रेजिलियंस एंड पीस। इसे रिलीज किया वही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जो कुछ और भी इंडेक्स जारी करते हैं, जैसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। यहां पर देखिए 178 देशों के जो सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनसे डेटा गैदर किया जाता है। सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से हमारा मतलब स्टेट्स और लोकल बॉडीज से है। इनके आधार पे कई पैरामीटर्स संज्ञान में लिए जाते हैं। मेनली यहां पर 5 पैरामीटर्स संज्ञान में लिए जाते हैं, जैसे कि उन लोकेलिटीज में फूड रिस्क कैसा है, पानी की कमी तो नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार से इंपैक्ट कर रही है, टेम्परेचर एनोमलीज और उससे एसोसिएटेड जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कैसे हैं। इन सभी पैरामीटर्स पर इकोलॉजिकल थ्रेट को मेजर किया जाता है। क्या निकल के आया? 178 देशों में जो ईटीआर इवेल्युएट किया गया उसमें 30 देश ऐसे रहे जहां पर हमें काफी लो लेवल का रेजिलियंस मिला। मतलब अगर वहां पर हम थ्रेट को इवेल्युएट करें तो वो मीडियम टू एक्सट्रीमली हाई मिला। अगर हम थ्रेट स्कोर की बात करें तो 13 ऐसे देश रहे जहां पर इकोलॉजिकल थ्रेट एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ही ज्यादा है, और 34 ऐसे हैं जहां पर हाई इकोलॉजिकल थ्रेट है। जो 30 हॉटस्पॉट कंट्रीज हैं वो ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो इस प्रकार के थ्रेट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, और वहां आने वाले समय में मास डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल थ्रेट की वजह से लोगों को अपनी जगहों को छोड़ना पड़ेगा। जो ज्यादातर वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो हमें मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में मिली है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट अ यूनिवर्सल राइट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने सर्वसम्मति से वोट किया है क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट को एक यूनिवर्सल राइट डिक्लेयर करते हुए। यह किया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मतलब अब क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट सार्वभौमिक अधिकार होगा और इसके लिए जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएंगे। देखिए 70 सालों के बाद जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया, इस राइट को औपचारिक रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। यहां पर इस बात पर भी काफी जोर दिया गया इस रेजोल्यूशन में कि जो इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं हम उनकी लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। ये इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इन्वायरमेंटल मैटर्स को डिफेंड करने के लिए वर्क कर रहे हैं। अक्सर इनको अटैक किया जाता है, फिजिकल अटैक होता है, कई बार वहां की सरकार इन्हें डिटेन कर लेती हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, इन डिफेंडर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाते हैं और इनको डिमोटिवेट करने के लिए या सप्रेस करने के लिए कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। तो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उन्हें परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई। हालांकि इन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स का एक फ्लिप साइड भी है, उस पर भी अभी मैं बात करूंगा। देखिए जब ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया तो 43 वोट फेवर में पड़े, अगेंस्ट में कोई भी वोट नहीं पड़ा, लेकिन 4 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मतलब उन्होंने ना तो फेवर में और ना ही अगेंस्ट में वोट किया। उसमें है चाइना, इंडिया, जापान और रशिया। इन्होंने एब्सटेन किया कि हम वोट नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट यूएसए? यूएसए में जब ट्रंप थे 2018 में तो उन्होंने तो खुद को ह्यूमन राइट काउंसिल के बाहर कर लिया था। तो जब यूएस ह्यूमन राइट काउंसिल का हिस्सा ही नहीं है तो वो वोट क्यों करेगा? हालांकि बिडेन ने कह दिया था कि हम इस पर साइन, मतलब हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसके फेवर में वोट नहीं करेंगे। अभी काफी सरप्राइजिंग है, हम सभी लोग जानते हैं कि क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट आर्टिकल 20 के तहत दर्जनों इन्वायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। मतलब हमारे देश में क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21।
लेकिन ग्लोबल लेवल पे जब एक ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम एब्सटेन करते हैं, वोट नहीं करते। आखिर हमें भला इससे क्या दिक्कत हो सकती है? वही मैं कह रहा था कि जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, इसका एक फ्लिप साइड भी है। इसके पहले देखिए, ये क्लीन एनवायरनमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 1972 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से ही ओरिजिनेट होता है। होता क्या है कि ह्यूमन राइट के नाम पर कई बार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इन डिफेंडर्स के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता है। कई बार ये ह्यूमन राइट डिफेंडर्स ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी होते हैं। लाइक अगर इंडिया में कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना नहीं चाहता कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चले, तो वो इन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को पैसा खिलाएगा और यहां पर ये लोग लोकल्स को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करवाएंगे। इस बात को लेकर देश बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। और जब ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के पास मतलब ह्यूमन राइट में अब इसे यूनिवर्सल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी, तो अब ये ह्यूमन राइट डिफेंडर्स एनवायरनमेंट के नाम पर भी वेरियस प्रोजेक्ट्स को हिंडर करने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि इंडिया इस बात को लेकर काफी कॉन्शियस है और इंडिया ने एब्सटेन किया, जबकि हमें इस अधिकार से कोई चिंता नहीं, हमने तो पहले ही इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत काम करती है। 2006 में बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है। 47 यूएन मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर बनते हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में से ही चुना जाता है। जनवरी 2019 से इंडिया इसका मेंबर है 3 सालों के लिए। इनका एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है जिसमें ह्यूमन राइट सिचुएशन को एसेस किया जाता है दुनिया भर में। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, मतलब ये इसकी नोडल एजेंसी है, बताइए सही है कि गलत। लूखा रिवर, ईस्ट जयंतिया हिल जो मेघालय का है उसके सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। हाइड्रोपोनिक्स, यहां पर गार्डनिंग की जाती है बिना सॉइल के, रूट्स एयर को एक्सपोज होती हैं। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिलीज करता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में फॉर्म की गई, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं आपको सही जवाब बताने जा रहा हूं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी करेक्ट है। यहां पर तीसरा गलत है, बिकॉज ये रूट्स एक्सपोज होती हैं वाटर के लिए, एयर के लिए नहीं। ये चौथा भी गलत है, बिकॉज जो इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ना कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। बाकी पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।